हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। एक बहुत ही हमारा बेहतरीन वीडियो था ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट जो कि काफ़ी पॉपुलर था हमारे चैनल सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के साथ में। और ये जो वीडियो था उसके 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ मिले थे हमको। और वहाँ पर हमने डिटेल तरीके से डिस्कशन किया था कि ये जो पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट की जो इंडस्ट्री है उसके मेजर प्लेयर्स क्या है, उनके ऐसे कैसे वेरिएबल्स है, कैसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से अच्छी ग्रोथ मिल सकती है इस सेक्टर में, एक सेक्टर के प्रॉस्पेक्ट्स क्या है और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है ये जो पावर इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में, वो भी हमने डिस्कस किया था। और वहाँ पर हमने एक कंपनी को सेक्टर का राजा चुना था और आज हम वही कंपनी को हमारा पैसा मेकर स्टॉक बनाने वाले हैं और आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपको एक थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी विच आई थिंक हैज़ गॉट ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स। तो जो पूरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट इंडस्ट्री है, उसमें जो सबसे की पॉइंट है, जो सबसे की इक्विपमेंट है, वो है मूविंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन रादर देन फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑफ द पावर, यानी कि कोई भी पावर प्लांट हो सकता है या फिर वो सोलर फार्म या फिर वो विंड फार्म हो सकता है। तो हाउ टू ट्रांसमिट और ट्रांसपोर्ट द पावर फ्रॉम द प्रोडक्शन यूनिट टू द कंजम्पशन यूनिट, यानी कि फैक्ट्रीज हो या फिर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, ऑफिसेज हो। तो ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसमिशन ऑफ पावर लार्जली जो लंबा डिस्टेंस होता है, दैट ट्रांसमिशन इज डन थ्रू ट्रांसमिशन टावर्स। आप हाईवे पे देखे होंगे कि बड़े बड़े टावर्स है, फिर उनमें पूरी जो केबल जाती है कनेक्टिंग फ्रॉम वन टावर टू अनदर टावर, उसको पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। और ये जो हमारी पैसा मेकर कंपनी है, वो काफ़ी बड़ी कंपनी है, एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस ट्रांसमिशन टावर्स and also implementing projects to install these transmission towers। यानी कि खुद मैन्युफैक्चर भी करती है और उसके बाद इंस्टॉलेशन भी करती है और फिर उनका मेंटेनेंस भी करती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इस कंपनी का इन द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे कि आप जानते थे और हमने कहा भी है हमारे वीडियो में ऑन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट कि क्योंकि जो पावर जनरेशन है वो डिसेंट्रलाइज हो गया है, इसी वजह से जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो हमको धीरे धीरे बढ़ानी है, ताकि जिधर जिधर पावर प्रोड्यूस हो रहा है that can easily be transmitted or transported to the consumption areas। तो दोस्तों पहले क्या था कि 15-20 साल पहले all the power was produced in a coal plant और in a gas based power plant, और इनकी जो लोकेशन थी काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड थी और बड़े बड़े पावर प्लांट देते थे 1000, 2000, 5000 मेगावाट के। लेकिन अब पिछले 5-10 साल में क्या हो गया है कि पावर की जो जनरेशन है दैट इज हैपनिंग थ्रू स्मॉल रिन्यूएबल यूनिट्स, कुड बी अ विंड फार्म, कुड बी अ सोलर पैनल फार्म। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट्स हो गए हैं फॉर पावर जनरेटिंग, इसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी, ट्रांसमिशन कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। और इसीलिए ये जो ट्रांसमिशन कंपनीज है पिछले 4-5 साल में दे हैव हैड द बेस्ट एवर टाइम इन द लास्ट 30-40 ईयर्स। और जिस हिसाब से आगे गवर्नमेंट की सोच है, उनकी जो एनकरेजमेंट दी जा रही है, और इंडिया में तो पावर की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज़ ऑफ डेटा सेंटर्स, बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड बिकॉज़ ऑफ हायर यूसेज ऑफ गैजेट्स। तो पावर की डिमांड बढ़ रही है और जो पावर यूनिट्स है, जो बना रहे हैं, जो प्रोड्यूसिंग पावर कर रहे हैं, दैट इज़ गेटिंग डिसेंट्रलाइज्ड। इसलिए ऐसी जो ट्रांसमिशन कंपनियाँ हैं, उनके प्रॉस्पेक्ट्स मेरे हिसाब से अच्छे हैं। और आज जो हम कंपनी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है और इस कंपनी का नाम है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। ये जो कंपनी है काफ़ी पुरानी है। इट हैज़ बीन ऑपरेटिंग इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द पास्ट सेवरल डेकेड्स। कुछ सालों पहले उन्होंने एक जेएमसी प्रोजेक्ट्स करके एक कंपनी थी, उसको अक्वायर की थी। जेएमसी प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोजेक्ट्स करती है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन करती है, ईपीसी प्रोजेक्ट्स करती है फॉर अ होल होस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कुड बी ऑयल एंड गैस, कुड बी रेलवेज, बिल्डिंग भी बनाती है, फैक्ट्रीज भी बनाती है। इसलिए ये जो जेएमसी प्रोजेक्ट्स की अमालगमेशन की वजह से कल्पतरु प्रोजेक्ट की जो रेवेन्यू प्रोफाइल है वो काफ़ी ब्रॉडन हो गई है और इसी वजह से इनका जो बिजनेस है काफ़ी डी रिस्क हो गया है। चलिए देखिए कि कौन से सेक्टर्स में कल्पतरु की प्रेजेंस है। तो जैसे मैंने कहा पावर टीएनडी, टीएनडी मतलब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर कल्पतरु का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। खुद ट्रांसमिशन लाइंस भी बनाते हैं, टावर का ट्रांसमिशन टेस्टिंग भी होता है एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग द एक्चुअल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। तो ये जो उनकी हो गई एक बहुत ही बड़ी डिवीजन हो गई। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं इस चार्ट में, दे आर ऑल्सो इनटू ऑयल एंड गैस, जहाँ पर वो पाइपलाइंस भी लगाते हैं और कई सारे सर्विसेज एंड कंपोनेंट्स दे आर ऑफरिंग टू रिफाइनरीज एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स। फिर बिल्डिंग्स है, फैक्ट्रीज है। तो जो बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज भी उनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। एक्चुअली जो उनकी ग्रुप कंपनी है कल्पतरु,
दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग रियल एस्टेट प्लेयर्स इन मुंबई रीजन। तो काफ़ी अब मेरे ख्याल से बिज़नेस उनके सिस्टर कंसर्न से भी इनको मिलता है। सो वन ऑफ द डिविजन्स इज़ बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज़। आगे चलते देखते हैं तो दे आर ऑल्सो इनटू वाटर एंड इरिगेशन, यानी कि पानी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कोई भी देश के लिए, वहाँ पर भी उनका काफ़ी अच्छा प्रेज़ेंस है। दे आर डूइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड्स, हाईवेज़, टनल्स वगैरह भी कंस्ट्रक्ट करती है, और रेलवेज़ स्पेशली इलेक्ट्रिफिकेशन, लेइंग ऑफ ट्रैक्स, तो ये सब भी प्रोजेक्ट्स करती है कल्पतरु। तो यानी कि ये जो कंपनी है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स दे आर एबल टू मैनेज। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बिज़नेस है इतना आसान नहीं है। कोई भी कंपनी ऐसे चालू नहीं कर सकती है। टू गेट इनटू दिस प्रोजेक्ट्स बिज़नेस आपको कई सारे सालों का एक्सपीरियंस चाहिए। यू हैव टू बी प्री क्वालिफाइड टू बिड फॉर द प्रोजेक्ट्स। अगर आपका प्री क्वालिफिकेशन नहीं है, देन यू कैन नॉट बिड फॉर द प्रोजेक्ट, और अगर आपके पास कैपेबिलिटी भी है, फिर भी आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स है दे आर बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसी वजह से प्री क्वालिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कल्पतरु हैज़ बीन प्री क्वालिफाइड फॉर मेनी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसलिए उनको बिज़नेस मेरे ख्याल से आता रहेगा, एज़ दे विल बी कीपिंग ऑन गेटिंग इनवाइटेड फॉर न्यू टेंडर्स व्हिच आर बीइंग रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट एज़ वेल एज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जिस हिसाब से इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप है जो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में, तो 50% रेवेन्यूज़ है करीबन वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं, लेकिन बाकी के 50% इज़ कमिंग फ्रॉम वेरियस अदर डिविजन्स। एज़ यू कैन सी ओवर हियर, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज़ में Q4 FY25 में जो कि लास्ट क्वार्टर था, वहाँ पर करीबन 1683 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ पर आया था, और इसकी ग्रोथ रेट थी 22%। वाटर प्रोजेक्ट्स, ऑयल एंड गैस, रेलवेज, और ये बाकी अन्य जो भी उनके डिविजन्स है, दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड मटेरियली टू द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। ये मैं पर्टिकुलर एस्पेक्ट, ये पर्टिकुलर स्लाइड आपके साथ क्यों शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट्स कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, इट इज़ नॉट फोकस्ड ओनली ऑन वन पर्टिकुलर वर्टिकल, कई सारे वर्टिकल्स, कई सारी इंडस्ट्रीज से अगर उनका बिजनेस आता है, तो ये जो बिजनेस है थोड़ा स्टेडी हो जाता है, कंपनी की जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स कम हो जाती है, और ओवरऑल उनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो काफ़ी हद तक डी रिस्क हो जाता है। इसलिए आई वुड ऑलवेज प्रिफर फॉर गोइंग फॉर अ इंजीनियरिंग कंपनी और अ प्रोजेक्ट्स कंपनी विच इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। लार्सन एंड टोब्रो तो आप जानते हैं जो कि इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उनका भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है, और उसके बाद मेरे ख्याल से आई वुड से कल्पतरु आल्सो हैज़ अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड बिजनेस बेस, जिसकी वजह से आई थिंक दे विल बी एबल टू बिड फॉर मोर एंड मोर ऑर्डर्स। उनकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी तरीके से ऑल सेगमेंट्स में प्रेजेंट है, इसलिए उनको काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स फ्यूचर में मिल सकते हैं। एक और खास बात है कल्पतरु की जो काफ़ी इंप्रेसिव है, कि दे आर ग्लोबल स्केल ऑपरेशंस, यानी कि केवल इंडिया में नहीं, जैसे आप देख सकते हैं करीबन 30 देशों में, अफ्रीका के 30 देशों में उनका प्रेजेंस है, बाकी मिडिल ईस्ट में 7 कंट्रीज, यूरोप में 6 कंट्रीज, और अमेरिकाज में यानी कि यूएसए, कनाडा, साउथ अमेरिका में 12 कंट्री में उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इतना आसान नहीं है। इंडिया में आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, लेकिन ग्लोबली दूसरे कंट्रीज़ में जाके, दूसरे ज्योग्राफीज़ में दा जाके अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, तो यानी कि आपकी जो स्किल सेट है, आपकी जो इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे होगी, तभी आप ओवरसीज़ जाके प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। इसलिए मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि कल्पतरु इज़ अ क्वालिटी प्लेयर इन द ईपीसी बिज़नेस, स्पेशली इन द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टावर्स और पावर ट्रांसमिशन। चलिए देखते हैं कंपनी की स्टॉक डेटा, यानी कि उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, वैल्यूएशन, बेसिक जो फाइनेंशियल्स है वो कैसे है। तो ये एक मिड कैप कंपनी है, करीबन 20,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 1200 रुपए की शेयर प्राइस में इसका पी मल्टीपल इज अबाउट 35 टाइम्स और सो, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल है। कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 562 करोड़ थी, और 3 साल के सेल्स ग्रोथ रेट वॉज 14.7%, 5 साल के ग्रोथ रेट वॉज 12%। कंपनी की अर्निंग्स पर शायद थोड़ी स्लो रही है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन 10 इयर्स की ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स वाज 16%। कुछ सालों ऐसे थे जहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन था, लेकिन जब आप उस कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आप शायद कन्विंस हो जाएंगे कि आगे चलते इस कंपनी की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी हो सकती है, और स्पेशली अगर आप मार्च क्वार्टर के नंबर्स स्टडी करेंगे, तो आपको शायद विश्वास हो जाएगा कि मे बी द कंपनी इज एंटरिंग इनटू अ न्यू ग्रोथ फेज। कंपनी के रिटर्न्स प्रोफाइल है यहाँ पर 1 साल का, इट्स गिवन नेगेटिव रिटर्न, बट दैट कैन सर्टेनली चेंज।
3 साल की जो रिटर्न्स है वो करीबन 48% है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है एंड 10 ईयर रिटर्न प्रोफाइल इज़ 16%। फ्रॉम ऑल टाइम हाई इट इज़ डाउन 18.4%। चलिए कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सेल्स जो है दैट इंक्रीज बाय 18.36%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स वेंट अप बाय 19% जैसे कि आप देख सकते हैं, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इम्प्रूव बाय अ सॉलिड 28.99%, यानी कि 29% का उनका प्रॉफिट बढ़ा था इन दी मार्च क्वार्टर। जनरली ऐसी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कंपनी के लिए मार्च क्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और अगर मार्च क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन आता है तो पूरा साल का जो बिजनेस है, पूरी साल की जो प्रोफाइल है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। तो ये जो कंपनी है, आई वुड से इट इज़ वन ऑफ द क्वालिटी प्लेयर्स, लेकिन देखते हैं एज़ कंपेयर टू इट्स पीयर्स इनकी पोज़ीशन क्या है। तो आई वुड कंपेयर कल्पतरु प्रोजेक्ट्स टू केईसी इंटरनेशनल, जो भी ट्रांसमिशन टावर्स बनाती है, प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करती है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज ट्रांसटेल लाइटिंग, जो भी हमारा एक ये ट्रांसटेल लाइटिंग है, दैट हैज बीन आवर पैसा मेकर स्टॉक इन द पास्ट। यानी कि ये जो पूरा सेगमेंट है, सेक्टर है, उस पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, एंड ऑलरेडी हमने ट्रांसटेल पर डिस्कशन किया है जैसे कि आप देख सकते हैं लिंक में, और इस समय हम कल्पतरु पे भी काफ़ी पॉजिटिव है, और इसीलिए हमने इसको पेश किया है एज अ पैसा मेकर स्टॉक। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो कल्पतरु की जो वैल्यूएशन है, इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव देन ट्रांसट्रेल, बट इट इज चीपर देन केसी इंटरनेशनल। लेकिन जो खास बात है, विच इज वेरी मच डिफरेंट एंड फेवरेबल फॉर कल्पतरु, ये है उसकी ऑर्डर बुक पोजीशन। पूरी इंडस्ट्री में इसकी ऑर्डर बुक पोजीशन सबसे ज़्यादा है एट नियरली 64,495 करोड़। ये जो ऑर्डर बुक थी, दैट्स द ऑर्डर बुक पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2025। एज कंपेयर टू केईसी इंटरनेशनल की ऑर्डर बुक पोजीशन थी 33,000 करोड़, और ट्रांसटेल की ऑर्डर बुक पोजीशन थी करीबन 15,000 करोड़। यानी कि ये जो कंपनी है कल्पतरु एंड ट्रांसमिशन, इनकी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है दैट इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इट्स FY25, यानी कि काफ़ी स्टेबल रेवेन्यूज आ सकते हैं, एंड देर इज गुड अर्निंग विजिबिलिटी। तो ये हमारा कंपैरिजन था ऑन द कंपेयर टू ऑल द अदर पीयर ग्रुप कंपनीज। मेरे हिसाब से आई थिंक बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लार्जर कंपनीज, एंड क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, वी वुड प्रेफर कल्पतरु और मे बी केएसी इंटरनेशनल। ट्रांसटेल पर भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, और वी हैव डिस्कस दिस कंपनी एज अ पैसा मेकर स्टॉक। लेकिन ये जो पूरा सेगमेंट है, इस पर इन्वेस्टरों को खास ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वी आर सीइंग डिसेंट ग्रोथ रेट्स कमिंग थ्रू विद इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। तो रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर कोई भी प्रोजेक्ट्स करने के लिए यही रहता है कि अगर ऑर्डर्स नहीं आते हैं, तो फिर आगे चलते शायद 2-3 साल में रेवेन्यूज़ कम हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी आप कोई कैपिटल गुड्स या फिर इंजीनियरिंग कंपनी या फिर इंफ्रा कंपनी या इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप एनालिसिस करते हैं, तो खास देखिए कि कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है, और अगर उनके पास 3, 4, 5 साल की ऑर्डर बुक पोजीशन है, देन मे बी द कंपनी इज सेफ, उनकी ग्रोथ रेट बरकरार रहेगी। एक और खास मैट्रिक्स आपको खास ध्यान रखना है, वो ये भी है कि इस क्वार्टर में या इस साल में कितना रेवेन्यूज था और कितना ऑर्डर आया उनको। जो भी ऑर्डर्स उनको मिलते हैं एक क्वार्टर में या एक पूरे साल में, दैट शुड बी हायर देन द रेवेन्यूज। यानी कि उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन, नेट ऑर्डर बुक, नेट ऑफ एग्जीक्यूशन धीरे धीरे हर क्वार्टर बढ़नी चाहिए, तो ही ये कंपनी अपने को अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। और मेरे ख्याल से कल्पतरु में ये हमने फिनोमेना देखा है कि धीरे धीरे क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर उनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है, डिस्पाइट वेरी गुड एग्जीक्यूशन। तो जैसे मैंने कहा, एक बड़ा रिस्क फैक्टर ये बन जाता है कि अगर नए ऑर्डर्स नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली इट कैन गेट इम्पैक्टेड। दूसरी बात यह है कि काफ़ी रॉ मटेरियल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, कई सारे स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कई सारे मटेरियल का उनका कंजम्पशन रहता है। तो अगर मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाते हैं, मेटल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो उनकी मार्जिन्स पर टेम्पररीली थोड़ा असर आ सकता है, बिकॉज इवेंचुअली दे डू गेट पास्ड ऑन टू द पर्टिकुलर कंपनी फॉर हुम देयर कस्टमर फॉर हुम दे आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। तो ये 2 रिस्क फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ जाता है, और वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है, वो प्रोजेक्ट थोड़ा बंद हो जाता है, या वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, देन डेफिनिटली रेवेन्यूज़ पर असर पड़ सकता है, रेपुटेशन पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट की कोई एक्शन की वजह से प्रोजेक्ट डिलेज़ हो जाते हैं, देन दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये जो 3 रिस्क फैक्टर्स है, इन्वेस्टर्स को इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आ जाती है व्हिच शो दैट दीज़ रिस्क फैक्टर्स हैव नाउ बिकम अलाइव एंड रियल, तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है, वो काफ़ी पुरानी कंपनी है, बहुत ही बढ़िया उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। आप ज़रूर से उसके इन्वेस्टर रिलीज़ को पढ़िए, जो पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन उन्होंने प्रेज़ेंट किया है, वो देखिए। काफ़ी विस्तार में उन्होंने समझाया है, उनका बिज़नेस मॉडल क्या है,
ऑर्डर बुक पोजीशन कैसे आ रही है, कितना फैला हुआ उनका ऑपरेशन है डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स में और उनकी क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ है आगे चलते, वो भी डिस्कशन करती है मैनेजमेंट में। तो ख़ास आप इस कंपनी को स्टडी कीजिए और मेरे ख़्याल से ये एक अच्छी कंपनी है टू कीप ऑन योर रडार, टू कीप ऑन योर वॉच लिस्ट। इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन बट इट्स अ इंटरेस्टिंग कंपनी और मेरे ख़्याल से मैं कहूँगा कि मेरी राय में ये एक ऐसी कंपनी है व्हिच इज़ इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम क्योंकि इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है in distribution of power, not only in India, globally also distribution of power, transmission of power, पावर इक्विपमेंट पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसी वजह से इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। दैट अपार्ट इंडिया में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क है, वहाँ पर गवर्नमेंट मॉडर्नाइज़ करने की भी कोशिश कर रही है सो दैट वी कैन हैव रिलायबल पावर, वी कैन हैव चीप पावर। तो अगर आपको स्टेडी पावर चाहिए 24/7 and good quality power, then you have to invest in transmission equipment, which also is benefiting this company. तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। आई होप आपको पसंद आया हो और आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ी और जानकारी, थोड़ा और नॉलेज मिला हो, तो दैट वुड बी अवर एंडेवर। और लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कई सारे कमेंट्स आए हैं, पॉजिटिव आए हैं और कई सारे सुझाव भी आए हैं। प्लीज़ कीप ऑन सेंडिंग अस योर कमेंट्स एंड सजेशन एंड इफ यू हैव एनी आइडियाज़ या फिर आपको लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट थीम है या स्टॉक आइडिया है, उसको डिस्कस करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर these thoughts with us in the comments or write to us by email and certainly हम इसको इस पे ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.